प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जनांकिकी विषय के जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में समझाऊंगी। जनांकिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंक डब्ल्यू नॉर्टेस्टिन ने किया। यह जनसंख्या के विकास का आधुनिकतम सिद्धांत है, जिसे विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्रियों व जनसंख्या शास्त्रियों का समर्थन मिला है। वर्तमान जनसंख्या शास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक समाज को आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इसी को जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। जनसंख्या जन्म दर एवं मृत्यु दर का फलन है। जन्म एवं मृत्यु दर हर अवस्था में बदलती जाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं का हम विवरण कर सकते हैं। प्रत्येक अवस्था इस प्रकार है। पहली प्रथम अवस्था, यह अवस्था पिछड़े देशों में होती है, जिनमें प्राथमिक उद्योगों से जीवन यापन के साधन जुटाए जाते हैं। कृषि आय का प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। सेकेंडरी उद्योग है नहीं, हैं तो बहुत छोटे हैं। टर्शरी सेक्टर होते नहीं हैं। पर कैपिटा इनकम कम है। प्राइमरी उद्योगों में प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए काम निकल आता है। छोटा बच्चा भी आय का स्रोत होता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है, अतः लालन पालन की कोई समस्या नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से प्रथम अवस्था में जन्म दर ऊंची होती है तथा मृत्यु दर भी ऊंची होती है। अतः जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यही कारण है कि इसे उच्च स्थिरता की अवस्था भी कहा जाता है। सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था। द्वितीय चरण में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है। कृषि के साथ साथ उद्योग भी बढ़ने लगते हैं। शहरीकरण होने लगता है। शिक्षा का विस्तार होता है। आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा में सुधार होने से मृत्यु दर घटती है। किंतु धर्मांधता, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता के बंधन ढीले नहीं होते, अतः जन्म दर नहीं घटती है। अतः जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। द्वितीय अवस्था जनांकिकी संक्रमण की महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें मृत्यु दर तेजी से गिरती है और जन्म दर धीरे धीरे गिरती है। इस अवस्था में जन्म दर प्रारंभ में धीरे धीरे घटती है, किंतु इस अवस्था के उत्तरार्ध में जन्म दर में तेजी से गिरावट आती है। इस चरण को 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रारंभिक संक्रमण काल। इसमें मृत्यु दर में गिरावट होने लगती है, क्योंकि संक्रामक बीमारी एवं भुखमरी पर अंकुश लग जाता है। दूसरा मध्य संक्रमण काल। इसमें मृत्यु दर में गिरावट जारी रहती है और जन्म दर में गिरावट प्रारंभ हो जाती है, किंतु दोनों का अंतर अब भी बहुत अधिक होता है, अतः जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है। तीसरा विलंबित संक्रमण काल। इसमें मृत्यु दर घटती तो है, किंतु अब उसमें और अधिक कमी होने की संभावना कम है। जन्म दर में भी कमी आ जाती है, अतः जन्म वृद्धि की दर अब कम हो गई है। तीसरा तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज। तृतीय चरण में जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार
मानसिक विकास, नारी शिक्षा, नारी रोजगार में वृद्धि तथा महिलाओं में जागृति आती है। परिणाम स्वरूप महिलाएं कम बच्चे पसंद करने लगती हैं। सारे जीवन भर बच्चे पालने की अपेक्षा वे अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग करना चाहती हैं। शहरीकरण से आर्थिक कश्मकश बढ़ती है। लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। परिवार नियोजन की विधियां विकसित हो जाती हैं। विवाह की आयु बढ़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रजनन आयु वर्ग का काल घटने लगता है और दिखावा प्रभाव अत्यधिक प्रभावशील हो जाता है। आर्थिक विकास के कारण जो शहरीकरण होता है उससे बच्चे आय के स्रोत की अपेक्षा परिवार पर भार माने जाने लगते हैं। तृतीय चरण में मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों बहुत नीचे आ जाते हैं। यह अतः इसे निम्न स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। विश्व के सभी देश इन्हीं 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजर रहे हैं अथवा गुजर चुके हैं। अफ्रीका के कुछ देश प्रथम अवस्था में हैं, तो एशिया से कुछ देश द्वितीय अवस्था में हैं तथा यूरोपीय देश तृतीय अवस्था में। इन तीनों अवस्थाओं का जो निरूपण है, उसको हम चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तीनों अवस्थाओं को हम चित्र के माध्यम से बताते हैं कि कुल जनसंख्या की प्रवृत्ति को चित्र में तीनों चरणों में कुल जनसंख्या की प्रवृत्ति को बाएं से दाएं एवं ऊर्ध्ववर्ती दिशा में अग्रसर होते हुए गहरे वक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रथम चरण में कुल जनसंख्या बहुत धीरे बढ़ती है। द्वितीय चरण में जनसंख्या वृद्धि की दर तीव्र है, जो कुल जनसंख्या वक्र के ढाल से प्रदर्शित हो रहा है। तीसरे चरण में जनसंख्या अपनी उच्चतम सीमा पर आकर स्थिर हो जाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि वक्र का ढाल बहुत कम हो गया है। इस प्रकार जन्म दर एवं मृत्यु दर, ये जन्म दर है जिसको इससे नापा गया है और मृत्यु दर इस प्रकार से है। जन्म दर एवं मृत्यु दर वक्रों की दृष्टि से जिसे उच्च स्तर पर स्थिरता कहा जाता है, इसी को कुल जनसंख्या की दृष्टि से निम्न स्तर पर स्थिरता कहा जाना चाहिए। इसके विपरीत जो जन्म एवं मृत्यु दर की निचली स्थिरता है, वही कुल जनसंख्या की उच्च स्थिरता है। इस प्रकार से इसको चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। अब जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत की आलोचनाएं भी काफी हुई हैं। हालांकि यह सिद्धांत आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है, लेकिन ये आलोचना से रहित भी नहीं है। कई महत्वपूर्ण आलोचना है। पहला कि यह सिद्धांत इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि विभिन्न चरणों में कितना समय लगता है। दूसरा, प्रथम अवस्था में जन्म दर तो ऊंचे स्तर पर होती है, किंतु मृत्यु दर में प्राकृतिक प्रकोपों के कारण उच्चावचन होते रहते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि की दर इस अवस्था में स्थिर नहीं रहती। जनसंख्या वृद्धि की दर इस अवस्था में स्थिर नहीं रहती। तीसरा, यह सिद्धांत आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों एवं जननांकिकी संक्रमण के चरणों के बीच में कोई संबंध नहीं बताता। चौथा, यह सिद्धांत
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की व्याख्या तो करता है, लेकिन चतुर्थ चरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान यह बताते हैं कि चतुर्थ चरण में जनसंख्या बढ़ती है तथा कुछ की धारणा है कि यह स्थिर रहती है। पांचवा, आर्थिक विकास एवं जननांकिकी संक्रमण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। केवल विकास के कारण संक्रमण नहीं होता, वरन संक्रमण के कारण भी विकास होता है, जिसे यह सिद्धांत नहीं मानता। छठा, इस सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती, अतः यह सांख्यिकी विश्लेषण के लिए अयोग्य है। सातवां, यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि प्रत्येक देश को क्या सभी अवस्थाओं से गुजरना होगा। यदि गुजरना होगा तो प्रत्येक अवस्था में कितना समय लगेगा। क्या विश्व के सभी देशों में संक्रमण की गति समान होगी, आदि अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच।